जय हिंद दोस्तों। आज हम सीटेट 2026 के लिए विज्ञान यानी साइंस में पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। और जो क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा वो सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस होगा, यानी आपके लिए सीटेट में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जिनकी संख्या 15 आज भी रहने वाली है। तो कुल 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, कुल मिला के 30 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 में 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण लाए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में बनता है। यानी सूर्य की प्रकाश, तो सूर्य की प्रकाश का ही मतलब हो जाता है बीडी यानी विटामिन डी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है और यह हड्डियों के लिए आवश्यक है। ये याद रखिएगा, यह किसके लिए आवश्यक है? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 आपके लिए है, ये VIMP का टिक लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? क्या जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या एपिडर्मिस के द्वारा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना। तो लोहे में जो जंग लगता है यह एक रासायनिक परिवर्तन को दिखाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो जंग लगने पर नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनता है, इसीलिए यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 आपके लिए है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है? क्या मुख में पूरी होती है, अमाशय में पूरी होती है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया जो है वो छोटी आंत में पूरी होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अधिकांशतः पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 5 आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा बल बिना संपर्क के कार्य करता है? ऐसा कौन सा बल है जहां पर संपर्क की जरूरत ही नहीं है, बिना संपर्क के वो कार्य करने लगेगा? क्या वो घर्षण बल है? तो घर्षण के लिए तो हमको चाहिए ना, जैसे कोई वस्तु है तो एक सतह तो चाहिए ना, तभी ना इनके बीच का घर्षण होगा। पेशीय बल, तो पेशी मांसपेशी की तो जरूरत पड़ेगी। चुंबकीय बल, हाँ। अभिलंब बल, इसके लिए भी किसी वस्तु पर लंबवत बल जो पड़ेगा वही तो होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय बल, जिसके लिए हमको किसी संपर्क की जरूरत नहीं होती है, बिना संपर्क के ही ये कार्य करती है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो चुंबकीय बल संपर्क के बिना भी प्रभाव डाल देता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 आपके लिए है कि किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? क्या उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करेगा, आकार पे निर्भर करेगा या रंग पे निर्भर करेगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा W=mg। यह एक फॉर्मूला है जहां पर W जो है आपका भार होता है और m जो है आपका द्रव्यमान होता है। और जो द्रव्यमान होता है वो किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर आप गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो ये त्वरण कहाँ पे उत्पन्न होगा? जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी वस्तु का भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर कार्य करता है, यानी निर्भर करता है। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं कि जो भार होता है वो द्रव्यमान गुणे क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण।
चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 आपके लिए है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, यानी गुड कंडक्टर कौन है। तो देखिए, क्या प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में तो विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। अच्छा चालक का मतलब क्या होगा, जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो। प्लास्टिक में तो नहीं होगा, कांच में भी प्रवाहित नहीं होगा, रबर में भी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी एक्सप्लेनेशन में देखें तो तांबा जो है विद्युत तार बनाने में प्रयुक्त उत्कृष्ट चालक के रूप में माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, जल का रासायनिक सूत्र। जो जल होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वाटर कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O। अगर बात करें CO2 को, तो CO2 को हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात करें O2 को, तो O2 आपका होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। और बात करें H2SO4, तो ये आपका होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि H2SO4 को हम लोग क्या कहेंगे। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, या फिर आप इसको बोलेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, या फिर किसी और नाम से। मतलब सीधे तौर पे इसको आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि H2SO4 का नाम क्या होने वाला है। एक्सप्लेनेशन देखें तो जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए, है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चैम्बर्स होते हैं। क्या 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 5 होते हैं। तो इसका जवाब जान लीजिए कि अगर कक्ष की बात करें, चैम्बर की बात करें, तो कुल कक्ष होते हैं 4, जो 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है आलिंद, एक होता है आलिंद, और एक आपका होता है निलय। और 2 होता है आलिंद और 2 होता है निलय। तो इस तरह से कक्ष की संख्या 4, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मानव हृदय में देखिए यहाँ पे मेंशन किया 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडा देता है। क्या गाय अंडा देती, नहीं, गाय दूध देती, ये गलत हो जाएगा। कुत्ता अंडा देता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या चमगादड़ अंडा देता है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। मगरमच्छ अंडा देता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मगरमच्छ सरीसृप है और अंडे देता है, यानी जितने भी सरीसृप हैं वो सभी के सभी आपके अंडे देंगे। सरीसृप में आपका सांप भी आएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 आपके लिए है कि विज्ञान शिक्षण में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या है। केवल पाठ याद करा दिया जाए, केवल तो निगेटिव वर्ड है। प्रश्न पूछने एवं खोज करने की क्षमता विकसित करना, ये सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब खोज होता है, और वैज्ञानिक सोच विकसित करती है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 आपके लिए है, एक अच्छा प्रश्न है। विज्ञान प्रयोगशाला में अम्ल का उपयोग करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। बिना सुरक्षा, तो बिना सुरक्षा तो ये तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि लैब में जाएंगे तो हम सुरक्षा के साथ जाएंगे। सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए, ये सही जवाब हो जाएगा। इसका सटीक जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा प्रयोगशाला में सुरक्षा नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 13 आपको देखने को मिलेगा कि विज्ञान की कक्षा में शिक्षक को सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए। क्या रटना है, बिल्कुल नहीं, निगेटिव वर्ड है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सीटेट में विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहा गया है, और इसके साथ ही साथ तार्किक सोच को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 आपको देखने को मिलेगा कि विद्यार्थियों को समूह में विज्ञान प्रयोग करवाने का प्रमुख लाभ क्या है। क्या समूह में क्यों ले जाते हैं, क्या समय नष्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं, सहयोग की भावना हो जाए, तो यह सही जवाब लग रहा है। सहयोगात्मक अधिगम विकसित होता है इससे, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो समूह कार्य से सहयोग, संचार कौशल, समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। और आज के सेशन का जो
अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि सीटेट सीबीएसई के अनुसार विज्ञान प्रश्नों में किस पर अधिक बल दिया गया है। केवल परिभाषा बिल्कुल नहीं, केवल सूत्र बिल्कुल नहीं, अवधारणा, तर्क एवं वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि सीबीएसई एवं सीटेट दोनों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन आधारित प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाती। तो आज कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आपको देखने को मिले। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को मिला दिया जाए तो 15-15 कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल गए, जो सीटेट में आपके लिए जरूर सहायक बनेंगे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन्स पे क्लिक करके रखना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक तो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड भी देखेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलेगा, तो इससे मैं और बेहतर प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। जय हिंद।